डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी रहेगा, बिकॉज की जो डेफिनेशन दी गई है डिक्शनरी में ना बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इट सेज इट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब ये is that does perfectionism among students leads to depression and anxiety? तो यानी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर आज के दिन। इस एज के बच्चों में जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, पर्सनैलिटी चेंजेस आर वेरी वेरी कॉमन। आपकी लाइफ में दो फेज बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक तो शुरू के 5 साल, उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ईयर्स। फाउंडेशन का मतलब समझते हो, मकान की नींव डल रही है, मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, कितने हिमालय की बिल्डिंग खड़ी कर लो आप। तो बट द पॉइंट इज, इससे भी इंपॉर्टेंट दूसरा फेज है जी, टीनेज। टीनेज को हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन ईयर्स। यानी क्या डॉक्टर आशा, क्योंकि देखो दो चीजें हैं जी, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना हमारी मेंटल, ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो शेयर इट विद नियर एंड डियर वन। किसी एक से तो शेयर कर सकते हैं ना। हमारी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हमें कंसर्न से वरीज में ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? देखो, जैसे पेट की बीमारी, जिगर की बीमारी, लिवर, किडनीज, लंग्स, हार्ट, ऐसे दिमाग भी तो ऑर्गन है, माइंड पे भी तो स्ट्रेस आ ही सकता है। तो मैं वो तो कहेगा ग्लास आधा भरा है, पेसिमिस्टिक क्या देखेगा कि ग्लास तो आधा खाली है। नहीं, एक अभी मैं सुन रहा था पीछे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म। मतलब गुजराती जो व्यापारी लोग हैं ना, उनका आशावाद देखो, ऑप्टिमिज्म। कहते ग्लास खाली का है, आधे में पानी आधे में हवा है। मैं डॉक्टर हर्षा, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, कन्वीनर आईपीएसी, डॉक्टर वीर सिंह जाधव जी, जो एक हिसाब के जाने माने साइकेट्रिस्ट है, महाविद्यालय आगमन पर स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारे सबके करियर का विषय है, मेंटल हेल्थ। थैंक यू। In today's fast-paced world, where we are constantly juggling with expectations, responsibilities, and emotions, mental well-being often takes a backseat, and it's time for us to bring it forward. Tension, stress, comparison, emotions, relationships, all are very real things. और हम इसके बारे में आज डेफिनेटली बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि मेंटल हेल्थ को समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके बारे में सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखना होगा जितना कि हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। रीचिंग आउट फॉर हेल्प इज नॉट आवर वीकनेस, इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। In the today's episode, we'll talk about the mind, emotions and everything that makes us human. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज का यूथ जो अपने अकेलेपन और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने माइंड को कैसे काम रख सकता है, कैसे कूल रख सकता है, कैसे पीसफुल अपनी लाइफ को बिता सकता है। सो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस के साथ मैं फिर एक बार वीर सिंह जाधव जी का महाविद्यालय आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Thank you, Dr. Asha. Thank you, ma'am. Thank you so much for this beautiful introduction. And I think let me take a minute before Madam starts, because as Dr. Asha said that every year on 10th of October we are celebrating National Mental Health Day, and it is an international event announced by WHO, that is World Health Organization. So हर साल अक्टूबर का दूसरा सप्ताह हम मेंटल हेल्थ वीक के तौर पे भी मनाते हैं जी। एवरी ईयर सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर इज वी एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज मेंटल हेल्थ वीक। और इस बार का जो थीम है मेंटल हेल्थ डे का, वो था मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफीज, एक्सेस टू सर्विसेज। इसको हिंदी में बताता हूँ मैं। बेसिकली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके दौरान भी हम कैसे मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन रख सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल है कि पंजाब में इस साल देयर वर फ्लड्स, बाढ़ आई,
इतना ज़्यादा। तो वो उस दौरान भी पंजाब का जो मॉडल था वो अपने आप में अगर रील्स और यूट्यूब पे देखें तो वो इट एक्टेड एज एन इंस्पिरेशन। वो उदाहरण था कि कैसे हम कम्युनिटी लेवल पे मिल के प्राकृतिक आपदाओं को भी फेस कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। सो दैट वाज द रिगार्डिंग द थीम ऑफ दिस ईयर। लास्ट ईयर द थीम वाज डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जैसा कि मैडम ने पॉडकास्ट सीरीज का टाइटल ही रखा है, फ्रॉम टॉक टू ट्रांसफॉर्मेशन, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो बच्चों, आज के जो 2 घंटा 2.5 घंटा है, मैं डेडिकेटेड हूँ फुल्ली आप हाउस को। आप फ्री हैं, मैडम तो ऑफ कोर्स सवाल जवाब करेंगी ही, बट आप भी यू कैन मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग इफ देयर आर सम क्वेरीज। थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर मेंटल हेल्थ टर्म से। मेंटल हेल्थ एक्चुअल में है क्या, और मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं या सेम टर्म्स? देखो, मेंटल हेल्थ का जहाँ तक सवाल, अगर मैं लिटरली डिक्शनरी भाषा और मेडिकल टर्म्स में बात करूँ तो WHO जो डिफाइन करता है हेल्थ को, हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है डिक्शनरी में ना, बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इट सेज इट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब ये चारों डोमेन कवर कर रहा है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ ए डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो अभी जो डॉक्टर अक्षर ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मेंटल हेल्थ और इलनेस को कैसे फर्क करें, तो WHO क्या कहता है कि अकेला, सपोज मुझे कोई बीमारी नहीं है, हम में से सब जो हाउस बैठा हो कहेंगे आई एम हेल्दी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। अभी मैंने क्या बोला, मुझे कोई बीमारी नहीं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल इलनेस। और व्हेन आई एम सेइंग आई एम हेल्दी, इट मींस बीमारी तो नहीं है, बट उस ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा भी एम आई ओके फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो ये चारों डोमेन में अगर आप हेल्दी हो, चारों डोमेन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली मैंने देखा है जी अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में मैम, कि लोग स्टूडेंट, अभी प्रिंसिपल साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ में तो करियर के स्ट्रेसेस, और मैरिज के बाद फैमिली लाइफ स्ट्रेसेस, तो रोटी कपड़ा और मकान में सुबह से शाम होती है और जिंदगी तमाम होती है। तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं, तो हम जो ये 4 डोमेन्स में से पहले 3 में ही जूझते रहते हैं लाइफ लॉन्ग जी। फिजिकली या तो हम ठीक नहीं है, चलो आई एम गोइंग टू जिम या आई एम डूइंग योगा, फिजिकली सेट कर लिया बॉडी को, तो इमोशनली गड़बड़ हो जाएंगे ना कि ओके इमोशनली भी मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, मैंने बैलेंसिंग सीख लिया, तो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर इन तीनों को बैलेंस कर लेंगे तो हम 4th पिलर पे जा रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल वेलबीइंग। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये तो स्पिरिचुअलिटी या ये जो मेडिटेशन, अध्यात्म, ये तो दूसरे जगत की बातें हैं, दूसरे वर्ल्ड की नहीं, या ये तो हमारी उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। ऐसा नहीं है। एट एनी एज एंड एट एवरी एज वी शुड फोकस ऑन ऑल द 4 पिलर्स, यानी फिजिकली, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल भी ऐड कर लो ना साथ साथ। अगर हम उसको परवरदिगार को याद करके चलेंगे और हम कहें कि ओ गॉड यू आर द पावर बिहाइंड मी, वेदर इट इज स्टूडेंट करियर, वेदर इट इज अनमैरिड लाइफ और मैरिड लाइफ, तो थिंग्स बिकम इजी। सो मेंटल हेल्थ और इलनेस में, जैसा मैडम ने पूछा, हेल्थ इज ए सब्जेक्ट विच इज मोर ब्रॉडर एंड बियॉन्ड द इलनेस। सर फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है या फिजिकल हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, मैं तो मैडम ये कहा करता हूँ कि इसको जैसे कंप्यूटर में CPU सबसे इम्पोर्टेंट है जी। अगर CPU काम कर रहा है तो पूरा सिस्टम काम करेगा, अगर CPU शट डाउन तो सिस्टम शट डाउन। सो द होल बॉडी, द होल thought process is being governed by our CPU तो ये है ना। तो अगर इससे हम इसको हेल्दी रखेंगे तो बॉडी तो अपने आप हेल्दी रह जाएगा, बिकॉज जैसे पुरानी कहावत थी, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ट्रू। बट उल्टा होना चाहिए।
अब देखो आज के कलयुग में तो रिवर्स हो गया मैडम, हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी रहेगा, बिकॉज और मैं इसको ना मूड मास्टरी शब्द यूज किया करता हूँ अपने व्याख्यानों में। मतलब इसको मेंटल हेल्थ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने अपने मूड पे मास्टरी कर ली है, मैंने अपनी इमोशंस और थॉट प्रोसेस को गवर्न या कंट्रोल कर लिया है। अगर ये हम कर पा रहे हैं तो देन वी आर मेंटली हेल्दी, बिकॉज गिवन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में अगर मैं सम में हूं, मैं मेंटेन कर पा रहा हूं अपनी इमोशंस को और माइंड को, थॉट प्रोसेस को, दैट इज मेंटल हेल्थ। सर एज ए साइकेट्रिस्ट आजकल कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो प्रोमिनेंट है? ओके, ये तो डॉक्टर हर्षा ने बहुत ही रेलेवेंट और वाइड क्वेश्चन पूछ लिया। मैं हमारी जनरली मैं क्लासेस लेता हूँ नर्सिंग की, और साइकोलॉजिस्ट अराउंड हंड्रेड्स ऑफ बैचेस हैव ट्रेवर्स थ्रू माय दिस करियर। तो ICD-10 में अलग अलग कैटेगरीज है मैडम, बट सारी तो नहीं बात कर सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक डिसऑर्डर है, जो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया, दैट इज डिप्रेशन। अगर अलग अलग मैं मोटे मोटे 5 डिसऑर्डर की बात करूंगा, क्योंकि सारा बात करने लगे तो इसी क्वेश्चन में आई थिंक पॉडकास्ट हमारी एंड नहीं हो पाएगी, एपिसोड एंड नहीं हो पाएंगे। बट टू टॉक अबाउट मेजर, अगर देखो किसी भी बच्चे को इस फेज में व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा है, नींद भूख में चेंजेस नजर आ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट साइन कि आपको कंसल्ट करना चाहिए जी। साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, टीचर्स के पास चले जाओ, योर मेंटोर्स दे आर ऑल्सो योर काउंसलर्स, योर मेंटोर्स दे आर योर साइकोलॉजिस्ट। तो आप जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए एक्सेस चाहिए, रूट चाहिए, चैनल चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, यू कैन इजीली एक्सेस, बट शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो यानी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर आज के दिन जी। मैं अपना करियर जब शुरुआत की 87 में MBBS, तो हमारा जो एक MCQ होता था बच्चों के, सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है, और उसका उत्तर होता था स्किज़ोफ्रेनिया। यानी, और स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेवलेंस क्या है मैडम? 1%। तो इमेजिन, यानी, और अब आज के दिन इस सवाल का उत्तर क्या है? डिप्रेशन 15%। कोविड से पहले डिप्रेशन की प्रेवलेंस यानी मात्रा 15% थी, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी। और इमेजिन 87, अगर 30 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले, तो ये आंसर था स्किज़ोफ्रेनिया। यानी डिप्रेशन 1% से भी कम था। और डिप्रेशन किस कदर ग्रो किए होंगे कि इट हैज ओवरशूटेड तो छोटा वर्ड है, इट इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, ड्रास्टिक चेंज। 15% बिफोर कोविड के बाद की हम रिसर्च देखें, स्टडीज मैडम, 20%, 30%, 40%, ये भी कुछ स्टडीज व्याख्या कर रही हैं। और ये तो इंडिया के डाटा की बात कर रहा हूँ, यूएस में जाएं तो 50%, 50% लोग डिप्रेशन में। तो यानी सबसे कॉमन डिसऑर्डर, मैडम ने पूछा कौन से डिसऑर्डर है, डिप्रेशन। दूसरा, इस एज के बच्चों में जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, पर्सनैलिटी चेंजेस आर वेरी वेरी कॉमन। आप लोगों को बेटा पर्सनैलिटी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी इंसान की लाइफ में 2 फेज बड़े इंपॉर्टेंट है जी। एक तो शुरू के 5 साल, उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ईयर्स। फाउंडेशन का मतलब समझते हो, मकान की नींव डल रही है, मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, कितने हिमालय की बिल्डिंग खड़ी कर लो आप। तो बट द पॉइंट इज, इससे भी इंपॉर्टेंट दूसरा फेज है जी, टीनेज को हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी फॉर्मेशन ईयर्स। यानी योर पर्सनैलिटी इज बीइंग फॉर्म्ड और बीइंग ग्रूम्ड। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, दैट इज टीनेज। अब इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि माइंड को जैसे जैसे एक्सपोजर मिलेगा वैसा वैसा होता जाएगा। और एक्सपोजर कहां से मिल रहा है? क्योंकि 8-10 आवर्स 12 आवर्स आप यहां बिताते हो कॉलेज में डेली, तो वो एक्सपोजर कहां से है? पीयर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, यहां से मिल रहा है एक्सपोजर। तो जो दूसरा कॉमन डिसऑर्डर देखा गया है अभी, विच इज ऑन द राइज, ये है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर,
चेंजेस कह लो या डिसऑर्डर कह लो, 13 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, सारे अभी व्याख्यान नहीं करूंगा, बट मोटा जो तौर पे जो गर्ल्स में खास तौर पे ऑन द राइज है, एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जी, इसका दूसरा नाम है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक डिप्रेसिव या अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि कुछ गर्ल्स हैं वो जो इंट्रोवर्ट होंगे, वो शाई हेजिटेंट, तो अवॉइड करेंगे वो ऑल सर्कमस्टेंसेस को, या इसका रिवर्स है ना जी, इंट्रोवर्ट का मतलब जो हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी वाले कैटेगरी वाली गर्ल्स, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब नरेंद्र मोदी जी वाली कैटेगरी गर्ल्स। दो तरह के इंसान है ना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, दोनों अच्छे हैं। इट्स नॉट अबाउट के ओ एक्सट्रोवर्ट मोदी साहब ज्यादा अच्छे हैं मनमोहन सिंह जी से, दोनों जीनियस हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों रिफॉर्मिस्ट हैं, दोनों रिवोल्यूशनरी रहे हैं, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं। क्वेश्चन इज कि हमें अपना प्रोटोटाइप ढूंढना है और कोशिश करें कि उससे मिलते जुलते ही फ्रेंड्स बनाएं, उससे मिलता जुलता ही पीयर ग्रुप ढूंढें, मिलेंगे ना क्लास में, कुछ एक्सट्रोवर्ट है कुछ इंट्रोवर्ट है, तो इसलिए कहा गया कि भाई संगत जैसा तन वैसा मन, जैसी वाणी वैसी, बोलते नहीं, जैसी भाषा वैसी, तो ये पर्सनैलिटी चेंजेस आर बाउंड टू कम, क्योंकि दिमाग की प्रॉपर्टी कंडीशनिंग, हर वक्त कंडीशनिंग हो रही है, जैसे माहौल मिलेगा, जैसा एक्सपोजर मिलेगा वैसा हो जाएगा। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में 2 मिनट जिक्र करना चाहूंगा मैम, क्योंकि ये तो बहुत बहुत ज्यादा ऑन द राइज है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। अभी प्रिंसिपल साहब भी बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है जी? इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर ये भी बोलते हैं इसको, यानी बहुत ही ज्यादा जिटरी नेचर मिलेगा उस बच्चे का, मूड फ्लक्चुएशंस मिलेंगी। सुबह तो रिलेशनशिप इश्यूज पे बात कर लेते हैं भाई, अगर सहेली है, फ्रेंड है, तो सुबह तो तुम मेरी जान हो और शाम को होते होते मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, दैट इज बीपीडी। अगले दिन सुबह उठे कि अरे एक्स आप तो ये कह रही थी कि तुम मेरी जान ले लोगी, नहीं आप तो मेरी जान हो सुबह में, और शाम में कि शाम का शाम को बताऊंगी शाम को क्या होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, अगर ऐसा हुआ तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो दैट इज, मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे केसेस जहन में आ रहे हैं, तो दिस इज ए लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जी, कि जरूरी नहीं है कि फीमेल्स में ही होगा, मेल्स में भी उतना ही कॉमन है। मेरे एक एग्जांपल एनेक्डोट बताता हूँ, मेरे पास एडमिट रहा हो पेशेंट जी, बट फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, यानी एक्सट्रीम मूड फ्लक्चुएशंस। 3 क्लासिकल इसके साइंस बता देता हूं पहले। नंबर 1 मूड फ्लक्चुएशंस, नंबर 2 डेलिबरेट सेल्फ हार्म। डेलिबरेट सेल्फ हार्म आप समझते हैं, रिस्ट स्लैशिंग, भी ये कलाइयां काट लेंगे, या हेड बैंगिंग, हैंड बैंगिंग, या मोबाइल फेंक दिया, या बर्तन तोड़ दिया, व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग। मतलब गुस्से में इंपल्स नहीं रोक पा रहा है बच्चा, वो खुद को हार्म करेगा, दूसरों को हार्म कर सकता है, खुद को ज्यादा करता है, डेलिबरेट सेल्फ हार्म। जब भी बच्चियां इस एज की हमारे पास आती हैं और वो इमोशनली रोने लगेंगी, तो हम जरूर उनका ये एग्जामिन करते हैं कलाइयों को ना, तो कट्स के निशान देखते ही समझ जाते हैं हम कि अच्छा ये तो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी है। वही तीसरा पॉइंट है, इसमें और भी ऐड कर दूं, मूड फ्लक्चुएशन के साथ साथ ये बच्चों में इम्पल्सिविटी मिलेगी, बहुत जल्दबाजी, ना और न और, अब भी कभी नहीं तो कभी नहीं, वरना मांझी सटकेल, ये वाले बच्चे इमीडिएटली जो बोल दिया वो हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो मूव कर जाएंगे इतनी देर में। तो नाउ इसके अलावा वैक्यूम लाइक फीलिंग, इनको अंदर से ये खालीपन रहेगा, नीरसता, सूनापन, बट बाहर से दे विल बी टचनी, ये वाली पर्सनैलिटीज है, दिखाएंगे कि हम तो डॉन है बट अंदर से खोखले। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये वो बच्चे मिलेंगे जिनमें सिंगल पेरेंट चाइल्ड, या डिवोर्सी, या मदर या फादर डिस्प्यूट, या रफ चाइल्डहुड भी था बचपन की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये ध्यान देना है कि हमारे को पर्सनैलिटी में अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो टाइम रहता है हम कंट्रोल कर लें। खालीपन, नीरसता, सूनापन और मूड फ्लक्चुएशंस, मेक एंड ब्रेक इन रिलेशंस, तुरंत तो दोस्त बना लेंगे, फ्रेंड बन गए, छोटी बात पे तोड़ दिया, तुनक मिजाजी। फ्रीक्वेंट चेंज इन प्रोफेशंस, 4 महीने हुए हैं 20 नौकरी बदल चुका है बंदा,
अभी भी मेरे को एक केस ध्यान आ रहा है ये, और वो स्टोरी कौन सुना रही है, यंग वाइफ, फीमेल जो वाइफ से हमारी डॉक्टर अंजू भी थी उस टाइम, तो वो पूछा तो वो वाइफ बेचारी अपना दुख बयान कर रही कि वो जो लव मैरिज गर्ल जो जो दैट गाय इज हैविंग, जो हस्बैंड था उसको बीपीडी था जी, इमोशनली अनस्टेबल। तो अब वो कहती है कि सर इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है, कि इस हाईली अनप्रिडिक्टेबल, वो सुबह कुछ बोल रहा है, शाम तक तो 20 बार मूड चेंज होगा। चलो वो नरेट कर रही है, मैं उसको एनेक्डोट बताता हूँ जैसा उसने हिस्ट्री दी। सर ये मूवी के लिए आज तो बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, पंजाबी था वो, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, सरदार था, ऑस्ट्रेलिया कहीं वर्किंग, तो चलो मूवी देखने चलते हैं। एंड दे विल बी वेरी वेरी ग्रैंडियोस, टच नहीं होंगे। वो बुलेट था, कैसे से बुलेट पे लेके गया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मेरे को ट्रीट दे रहे हैं ना आज। तो मूवी का टिकट विकेट बेस्ट, सब कुछ बेस्ट, ऑर्डर पहले से ही, खाना वाना, एंड बैठे मूवी चल रही है, सडनली एक कोई सीन स्ट्राइक कर गया उधर, वो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमीडिएटली उसने ट्रे फेंकी, कहता है बकवास मूवी, निकल के वो बेचारी पीछे पीछे भाग रही है, एंड ही तो गोज, वो तो बुलेट उठाई और निकल गया अपना इधर। दिस इज इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो आई एम गिविंग लाइव एग्जांपल के ये भी इस तरह के भी केसेस मिलेंगे। लास्ट 1 मिनट, एक और जो डोमेन है जो आपको आगाह करना चाहूंगा, डिजिटल एडिक्शन बच्चों, ये एक और ऑन द राइज ट्रेंड है कि जो सोशल मीडिया और सेल फोन एडिक्शंस, इसके बारे में भी मैं जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय पॉडकास्ट वी विल टॉक। जी मैम। सर जैसे अभी आपने बताया कि मेनली जो 2 डिसऑर्डर अभी तक प्रोमिनेंट है, जो एक तो डिप्रेशन और एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम सर बाइपोलर डिसऑर्डर कह रहे हैं, तो मेनली इसके रीजन क्या हो सकते हैं? फैमिली एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, पीयर प्रेशर, लाइफस्टाइल, क्या रीजन है मेनली, अगर हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट? देखो, एक तो एट द आउटसेट में ये क्लेरिफाई कर दूं कि डिप्रेशन और जो स्ट्रेस और लो मूड, इसमें फर्क है जी। हम ये कह देते हैं वो टुडे आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, तो डिप्रेशन ये नहीं है कि आज मेरा मूड हो गया तो डिप्रेशन हो गया, नो नो नो, आज मेरे को स्ट्रेस। डिप्रेशन का ना WHO ने क्राइटेरिया दिया जी फिक्स, कि 2 वीक्स तक, यानी 15 दिन तक अगर परसिस्टेंटली लो मूड है, हर एवरी मिनट ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ द मिनट, एवरी मिनट ऑफ द आवर, एवरी आवर ऑफ द डे, एवरी डे ऑफ द वीक, और 2 हफ्ते तक, तो लगातार 2 हफ्ते तक ये समझ लो कि बादल छाए हुए हैं जी, तब डिप्रेशन कहीं नहीं। ये नहीं कि मेरा आज मूड ऑफ हुआ फिर 4 दिन ठीक हो गया, तो एक तो ये परिभाषा। नाउ कमिंग टू द इटियोलॉजी, मैडम ने पूछा कि कारण क्या हो सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है मैडम, क्योंकि देखो इट इज मतलब ये दोनों का ब्लेंड है जी, बड़ा खूबसूरत सा मिश्रण है। कई बार अखबारों में आ जाता है आर्टिकल के डोंट वरी ये सारा जीन्स का कमाल है, तो जेनेटिक्स पे फोकस आ जाता है मैम, कि सिर्फ जेनेटिक्स ही है जो डिसाइड कर रहा है कि डिप्रेशन या मेंटल इलनेस हो गया नहीं। थोड़े दिन बाद आर्टिकल आता है कि इट इज डोंट वरी, इट इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। तो मतलब कहने का बात ये, और इसको ऐसे भी एनेक्डोट लेने के, कई बार आर्टिकल कहते हैं कि देसी घी बहुत खराब है जी, रिफाइंड खाओ, फिर आ जाता है थोड़े दिन बाद में रिफाइंड अच्छा है, रिफाइंड अच्छा नहीं है, देसी अच्छा है। तो वो वाला उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है, 50-50 है, जीन्स एनवायरनमेंट। अगर किसी की फैमिली में इस तरह के इश्यूज रहे हैं मेंटल इलनेस के, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है आगे जो उनकी जनरेशन आ रही? देखो, जीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि एक पेरेंट में अगर मानसिक बीमारी है तो चांसेस नहीं है कि बच्चों में आएगा। अगर दोनों पेरेंट्स की लीनिएज में या फैमिली साइड में या दोनों पेरेंट्स में को मानसिक बीमारी है तो चांसेस हैं कि बच्चों में 25% आएगा। इसलिए इतना वरी की बात नहीं है कि जेनेटिक है तो हम पहले ही डिप्रेस होकर बैठ जाएं या पहले ही हम तो स्किज़ोफ्रेनिक सोच के बैठे, ऐसा नहीं है कतई। एग्जाम्पल्स भरे पड़े मैडम के दोनों पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक थे और उनके बच्चे जीनियस एंड वाइस वर्सा तो कहीं रोज ही देखते हैं कि फैमिली दोनों पेरेंट्स ठीक हैं मगर फैमिली एनवायरनमेंट गड़बड़ है जी।
वैसे भी सब जैसे अपने आपने कहा कि हाँ केसेस जी। बढ़े हैं मेंटल बढ़े इलनेस हैं। के, दैट मींस जेनेटिक्स तो नहीं है मेन जेनेटिक नहीं है, एनवायरमेंटल है। एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइफस्टाइल है, यस तो यस। एक्सरसाइज लाइफस्टाइल कितना अफेक्ट करेगी वापस रिकवर करने में? बड़ा अच्छा सवाल किया डॉक्टर आशा, क्योंकि देखो दो चीजें हैं जी, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना हमारी मेंटल, ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। अब लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें सब कुछ ही आ गया जी, रहन सहन, खान पान और सोच विचार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सारे जितने वर्ड बोले मैंने, विचार, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट विचार। जैसे पेट के लिए भोजन, ताजा भोजन या फिर थोड़ा बासी, फ्रेश फूड, स्टेल फूड, कौन सा अच्छा? फ्रेश अच्छा है। सिमिलरली माइंड के लिए भोजन क्या है जी? थॉट्स। अगर हम अब क्लियर थॉट रख रहे हैं तो वो समझो ऐसा है कि फ्रेश फूड, और अगर कंफ्यूजन रख रहे हैं तो समझ लो कि बासी भोजन। इसलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्लैरिटी ऑफ, थॉट्स की क्लैरिटी हो कैसे, क्योंकि एक सेकंड में माइंड 50 बार इधर उधर हो जाता है। देखो अगेन आंसर इज द बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी। लाइफस्टाइल को अगर हम बैलेंस कर सकते हैं तो माइंड बैलेंस अपने आप होगा। अभी आपने बोला कि एक्सरसाइज, देखो जी, अच्छी नींद, गुड हाइजीनिक स्लीप, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट है, एंड मेंटल रिलैक्सेशन, ये 4 पिलर्स हैं। फिजिकल एक्सरसाइज को लोग अंडरमाइन कर देते कि बाकी एक तो बॉडी हो रहा है। नो नो नो, अभी पीछे एक वो मैं देख रहा था सीरीज में, तो फिजिकल एक्सरसाइज से हम, मैं मेडिकली थोड़ा डिफाइन करूं, हमें पता चलता था कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज करो शरीर ठीक रहेगा। अकेले शरीर ठीक नहीं रह रहा है जी, मेंटली भी आप साउंड हो रहे हो। 4 हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं। नंबर 1 पे डोपामिन, नंबर 2 पे एंडोर्फिन्स, नंबर 3 पे सेरोटोनिन और नंबर 4 पे ऑक्सीटोसिन। 1 मिनट में थोड़ा व्याख्यान समझाऊं। जो हमें अब तक मेडिकल साइंस क्या मानती थी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल तो एंडोर्फिन्स छूट रहे हैं सिर्फ। एंडोर्फिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जी जो बॉडी के मसल्स में पाया जाता है। जब हम जिम करेंगे, योगा करेंगे तो मसल मूवमेंट होगा, एक्सरसाइज फिजिकल में, तो एंडोर्फिन छूटते हैं, तो एक लगा के सेंस ऑफ वेलबींग। बट लेटेस्ट रिसर्च क्या बताता है कि एक्सरसाइज के दौरान 4 हैप्पीनेस हार्मोन छूट रहे हैं जी। कैसे? मैंने मन बनाया कि कल से मैं योगा या जिम रेगुलरली करूंगा, तो डोपामीन छूट गया। पहला जो हैप्पीनेस हार्मोन पहला है डोपामीन। डोपामीन का क्या फंक्शन होता है जी? इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, कि मैं कल से कुछ चीज रेगुलर कर रहा हूं, तो डोपामीन का फंक्शन है। तो जब मैंने मन बनाया तो डोपामीन छूटा। एक्सरसाइज करने लगे तो मसल मूवमेंट हुआ, एंडोर्फिन्स छूट गए। 6 महीना जब लगातार हमने योगा या जिम किया तो अपने आप सेंस ऑफ वेलबींग आने लगती है, तो सेरोटोनिन छूट गया, डिप्रेशन दूर हो रहा है हमारा। और जब हम रेगुलरली करने लगे ना, 2 साल योगा कर लिया, जिम कर लिया मैम, तो वी स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स। आई एम इन लव विद माय बॉडी। नहीं, वो जैसे जिम वाले देखे हैं, वो डोले शोले या दिस जीरो फिगर इन फीमेल्स या 8 पैक 6 पैक्स, तो देन द पर्सन सेज आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। चौथा हैप्पीनेस हार्मोन भी छूट गया जी। मतलब ऑक्सीटोसिन फीमेल हार्मोन है, इट इज मदरली हार्मोन। ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम छूटता है, मतलब इट इज अ मदर्स इंस्टिंक्ट, हगिंग हार्मोन बोलते हैं, मतलब बेसिकली जो मदर टेरेसा वाला फीलिंग। तो इफ यू आर इन लव विद योरसेल्फ देन ऑक्सीटोसिन भी छूटा। सर So that is the आजकल के big- जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप्स हो या सो कॉल्ड लव लाइफ, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड। तो इस तरह के रिलेशनशिप इशूज जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि वो उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट जब उस पूरी खरा नहीं उतरता तो वो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं किसी तरह की मेंटल इलनेस की तरफ। तो उस तरह के इश्यूज को आज के यंग जनरेशन को किस तरह से टेक करना चाहिए और फिर उसको क्योर कैसे करना चाहिए? Very good question and sensitive topic too. Sensitive means sensitive for one and all. Relationship is such a domain जिसमें कि हम सब puzzled हैं। मैं I will quote सदगुरु here कि हस्बैंड और वाइफ ले लो या
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लो, या इवन एनी रिलेशनशिप में वो ये स्टिल मेरे को जगजीत सिंह का एक गजल ध्यान आता है मैम, कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो देगा वो तो सिर्फ खुदा देगा। तो अल्टीमेटली सदगुरु को सोचो, वो कहते हैं कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करो, खुद को फिल करो। रिलेशनशिप के बारे में कोट है सदगुरु का कि सपोज करो हस्बैंड वाइफ हैं या फ्रेंड्स हैं, वो दो घड़े हैं और दोनों कौन से वाली स्टेट में, थर्स्टी क्रो वाली स्टेट में। घड़ा खाली है, थोड़ा सा पानी है, थर्स्टी क्रो वाला जो स्टोरी में था ना। तो अब वो घड़ा दोनों खाली हैं, ए और बी। ए सोचता है कि बी मेरे को फिल कर देगा, बी सोचता है कि ए फिल कर दे। एक को दूसरे में खाली कर दो, ए को बी में, तो क्या भर जाएगा? नहीं भरेगा। इस तरह बी को ए में करो, नहीं भरेगा। अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, इश्यूज पे आऊंगा मैं, बट पहले आंसर कर दूं कि द बेस्ट पार्ट इज वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आप अपना घड़ा भर लेते हो कि आई एम कंप्लीट इन माय ओन सेल्फ, और घड़े से पानी गिर रहा है अपने आप, दूसरा नहीं पीना है, अपने आप ही आ जाएगा। सो दैट इज द डेफिनेशन के रिलेशनशिप को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। वो सदगुरु सेज कि इंस्टेड ऑफ सकिंग या सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम ईच अदर या फ्रॉम अदर पर्सन, यू रादर बिकम एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय टू अदर। तो ये यानी आप अपना घड़ा भर लो ना, अपने आप हो जाएगा काम। सर ये एक्चुअली में फिलोसफिकल ज्यादा लगता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जी। समझ सकते हैं इन चीजों को, बट स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो उनको ये चीजें बहुत हाई फाई लगेंगी, हालांकि हमारी तो रेंज से बाहर है। मैं अच्छा जी, हाँ जी। हाँ, तो अब ये है कि अब बच्चे इन्वेस्ट तो हो गए, इमोशनली इन्वेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनको ये वापस रिकवर करना है कि हमें अब अपने ही उससे करना है कि सामने वाला हमारे उसमें नहीं जाएगा रिलेशन में, तो हमें अपने आप को कैसे रिकवर करना है? Got it. It's a very relevant question. मैडम का इशारा है कि ब्रेकअप्स, ब्रोकन हार्ट्स, रिलेशनशिप इश्यूज। देखो जी, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक लाइफ रहेगी रिलेशंस का नेटवर्क रहेगा। There is no harm in getting into a relationship. Boyfriends, girlfriends, love marriage, या love affair is not a crime. It is not at all a crime. Let me put it in clear terms. Mental health के, as mental health professionals हम कहते हैं कि fine, it is okay. Only thing is हमें ध्यान का रखना है बच्चों, टाइमिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नंबर एक तो, है ना जी। अगर टाइम में आ रहा है कि ओ आई एम नाउ 25 प्लस, है ना, गर्ल्स, चलो गर्ल्स बैठे, तो आई एम 25-30 के बीच में, नाउ इट इज द टाइम मेरे को लाइफ पार्टनर चूज करना है, गो फॉर इट, फाइंड ए पर्सन और ना गर्ल ऑफ योर चॉइस एंड हैव फ्रेंडशिप एंड गो फॉर मैरिज। कोई आम नहीं है, लव मैरिज इज नॉट अ क्राइम। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि टीन एज क्लास 5th का बच्चा इज रनिंग मूविंग विद गर्लफ्रेंड। तो ये कहो से थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि भाई अप्रोप्रिएट टाइमिंग है, भाई पढ़ाई कर ली, करियर सेट हो गया, गो फॉर रिलेशनशिप, गो फॉर लिव इन, गो फॉर लव मैरिज, कोई क्राइम नहीं है, नंबर एक। अब मैं आता हूँ रिलेशनशिप में, मैडम ने, डॉक्टर हर्षा बार बार रिपीट किया कि पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप में, और ब्रोकन हार्ट है कि अभी तो गड़बड़ हो गया है, ब्लॉक हो गया है फोन से, कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, चैट्स, है ना, हर रोज केस आते हैं, हर रोज आते हैं। तो एक्चुअली में यही प्रोमिनेंट है जो हम भी फेस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मेन इसी को ही हमारा, क्योंकि गर्ल स्टूडेंट है, इतना हम भी नहीं चाहते कि वैसे इस तरह की हैपनिंग्स होनी भी नहीं चाहिए। सर ने कहा कि 25 प्लस के बाद अगर अपने आप को संभाल सकते हो, नो डाउट, अगर आप गलत डिसीजन भी ले लोगे तो अपने आप को संभाल सकते हो, क्योंकि आपके घड़ा फुल हो चुका है, सर ने जैसे कहा। लेकिन अगर 18 साल में जब तुम्हारा घड़ा है ही खाली, और उस केस में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला घड़ा भरेगा, वो नहीं भर सकता भाई, उसका खुद का ही खाली। तो इन दैट केस ये है कि अब खाली घड़े में दूसरे खाली घड़े से एक्सपेक्टेशन हो गई, अब क्या करना है? Yes, very right, very right. Let us go step by step. Madam is creating an interesting platform in this podcast, and the juncture है कि now the chats and everything blocked.
अब वो मायूस है बच्ची ना जनरली। और जनरली मैंने ये देखा है कि जितना भी हम बच्चों को देख रहे हैं या अपनी फैमिलीज में भी देख रहे हैं कि गर्ल्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है Yes, इमोशनली कंपैरेटिवली टू बॉयज। yes. बॉयज को मूव ऑन करना बहुत जल्दी आता है कंपैरेटिवली टू गर्ल्स। गर्ल्स मूव ऑन नहीं कर पा रहे। देखो जी, प्रैक्टिकल कुछ रेमेडीज या टिप्स देता हूँ कि नंबर 1 तो जैसा कि अभी प्रिंसिपल सर ने भी बोला अपने व्याख्यान के दौरान कि शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो शेयर इट विद नियर एंड डियर वन। किसी एक से तो शेयर कर सकते हैं ना। हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा होगा ना। देखो जी, कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। ये फैक्ट है, कोटेशंस ऐसे नहीं बनती। तो कोई एक वो इंसान होता है हमारी लाइफ में जिससे हम दिल की बात शेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है ये कहो कि सर वही तो था जी, या वही तो थी और वो ब्लॉक हो गया। आगे चलते हैं, मूव ऑन। देखो मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। सपोज ऐसी बसूड़ी होगी जी किसी बच्चे के साथ, तो क्या करें? नंबर 1 तो अपने नियर एंड डियर को शेयर करो। नियर एंड डियर मतलब सहेली है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं। मुझे पता है पेरेंट्स से नहीं होगा, टीचर्स से हो सकता है। देयर कुड बी ए वेरी गुड मेंटोर जो आपका हालचाल पूछता है डेली, जिसके आप फेवरेट स्टूडेंट हो या जो आपका फेवरेट टीचर है। वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जेंडर हेयर। बट आप जिसमें रिलाई करते हो कि भाई ये मेरा अपना मेरे लिए है और ये मेरे को सही सलाह देगा, शेयर इट। नंबर 1, अगर इट विल वर्क। शेयरिंग मीन्स है ना, आधा हो गया, दुख आधा हो जाता है, जॉय डबल हो जाता है। अगर आप खुशी को बांटोगे डबल हो जाएगी जॉय, और दुख को बांटोगे तो आधा हो जाएगा। अब ये भी नहीं वर्क कर रहा, देन वी सजेस्ट के सीक ए कंसल्टेशन। अब फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलर्स हैं। यहाँ पे भी मैं देख रहा था एक मैडम के काउंसलर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। साइकेट्रिस्ट हम लोग हैं 3 in 1 लेट मी क्लैरिफाई। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो 2 in 1 और काउंसलर्स 1 in 1। ये फर्क है जी मोटे तौर पे। यानी जो अगर आपको हल्का सा रिलेशनशिप इशू है, ब्रेकअप है, कोई जरूरत नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाने का। आपको कोई जरूरत नहीं है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर को सीख कर लो। देयर आर काउंसलर्स, ऑनलाइन है, प्रेक्टो है, आजकल तो एप्स भी इतनी है और हम अवेलेबल हैं सिटी में। देयर आर अराउंड 50 odd psychologists and हम 30 साइकेट्रिस्ट हैं। सो बट व्हाट आई मीन टू से कि हेजिटेट मत करो जी। जब अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है कंसल्ट करो, इमीडिएटली करना चाहिए। चाहे काउंसलर से कर लो, काउंसलिंग नहीं इफेक्टिव हो रही और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, 2 in 1 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो आपको साइकोथेरेपीज भी बता देगा और काउंसलिंग भी बता देगा। वो भी नहीं वर्क कर रहा तो फिर साइकेट्रिस्ट ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इलनेस। छोटा मोटा इशू है, काउंसलिंग विल डू। अगर नहीं मैनेज हो रहा तो साइकोथेरेपी विल डू। फिर भी नहीं मैनेज हो रहा तो सीक हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या करेंगे जी? हम 3 in 1 हैं। हम फार्माकोथेरेपी मतलब साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग बातचीत द्वारा इलाज, फार्माकोथेरेपी यानी दवाइयों द्वारा इलाज, एंड मशीन्स, तीनों मोडेलिटीज यूज कर रहे हैं। अब रही बात इसकी कि क्या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैडम ने जो सवाल पूछा इंपॉर्टेंट है कि करना क्या चाहिए। हम जनरली प्रैक्टिकली 2 टिप बता देता हूँ। वैसे तो हजारों मेथड्स हैं। ब्रेकअप हो गया और एंजाइटी हो रहा है, नहीं है जी, या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, नहीं वो हर वक्त याद में जहन में वही घूम रहा है। इस स्टेज में हम जनरली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं जो हेल्पफुल रहेंगी। वो साइकोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं जी, जिससे कि आप अपनी उन जो इमोशंस हैं या जो एंजाइटी है उसको कट कर सकते हो। 2 टेक्निक्स जनरली हम बताया करते हैं, वैसे तो हजारों टेक्निक्स हैं। 2 का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। एक है इमोशनल कोड कटिंग मेथड। इसको ऐसे समझो
कि ये भी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है। इमेजिन करना आपने बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड तो सुना होगा ना जी, माँ और बच्चा 9 महीना पेट में एक है ना, और डिलीवरी हुआ तब भी एक है, जब तक हम अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं कट कर रहे, है ना जी। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गया तो 2 हो गए, सेपरेट हो गए। अब सिमिलरली हम इसी टेक्निक को साइकोथेरेपी में यूज कर रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे कट किया, इसलिए इसी तरह से इमोशनल कॉर्ड कटिंग मेथड बोलते हैं इसको। क्या मतलब, आप एक्स हो, वाई, और भावनाओं के तार जुड़े हुए हैं बहुत गहरे ना। अब इमेजिन करो कि एक पेयर ऑफ सीजर्स लिया और एक गो में काट दिया उसको। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल कॉर्ड कटिंग मेथड। एक बार होगा दर्द, हो लेने तो कितना होगा, है ना जी। दिस इज अ टेक्निक विच हेल्प्स इमोशनल। कहोगे सर ये क्या फनी सा बताया, बाल काटने को नहीं कहा है, कहीं पता चले कि सर ने कहा था कैंची लो और बाल काट दो। नो, मैंने कहा जो भावनाओं के जो गहरे तार जुड़े हुए थे उसको इमेजिन करो कि पेयर ऑफ सीजर्स लिया और काट दिया। 3 वीक्स तक ये रेगुलरली एक्सरसाइज करने को बोलते हैं हम। शाम में सोते वक्त इमोशनल कॉर्ड कटिंग मेथड एडवाइज करते हैं, और सुबह के टाइम में दूसरा टेक्निक है, दैट इज ब्लू ट्रायंगल मेथड। ब्लू ट्रायंगल मेथड का सिंपल, ब्लू ट्रायंगल मेथड थोड़ा सुनने में टेक्निकल लगेगा, हिंदी में बता देता हूँ। बेसिकली ये टेक्निक कहाँ से उठाई गई है, भारतीय सभ्यता में ना हवन का बड़ा महत्व है मैडम। तो हवन कुंड में जब हम अपनी इमोशंस को कई बार या नेगेटिविटीज को ना बर्न करते हैं, कुंड में मेरी अपनी इमोशंस सारी वो स्वाहा, तो एक ब्लू ट्रायंगल नेट से निकाल के रख लेते हैं फेसिंग ईस्ट, सूरज को साक्षी मान के। जैसे सूरज को हम अंजलि जल देते हैं ना, ऐसे वो उसकी मेमोरीज को जलाना है। लेट अस से गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि था व्हाटएवर, या बॉयफ्रेंड का नाम है रोहन था, तो उसको रोहन को अंजलि में लो और वो सूरज को साक्षी मान के स्वाहा। सो दैट इज अनदर मेथड, ब्लू ट्रायंगल मेथड। अब ये ऑफ कोर्स सन की प्रेजेंस में होना है, तो ये तो सुबह ही हो सकता है जी, सूर्य देवता तो सुबह ही आएंगे ना। तो हम क्या एडवाइस करते हैं कि 3 से 6 हफ्ता डेली आपने बच्चे सुबह में तो ब्लू ट्रायंगल मेथड अप्लाई कर दो, और शाम को सोते वक्त इसको क्लींजिंग भी बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में ना, यानी इमोशनल कोड कट करके और सो 3 वीक्स 6 वीक्स माइंड गेट्स, हम ना माइंड को रिफ्रेश बटन दबा देते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सर, सो ये तो रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में था, बाकी कुछ इश्यूज और भी हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड, जनरली करियर को लेके, एग्जाम्स को लेके, या फिर एक्सपेक्टेशंस की हाँ हमें इतना स्कोर तो कम से कम करना ही है। तो इस तरह की काफी चीजें भी ओवरवेलमिंग है। तो इस तरह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बच्चों में, तो उन स्ट्रेस को कैसे डील करें स्टूडेंट्स? देखो ये तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। ओमनी प्रेजेंट मतलब स्ट्रेस इज एन ओवरवेलमिंग फिनोमेना, स्ट्रेस इज एवर एग्जिस्टिंग फिनोमेना। स्ट्रेस बेसिकली दिल्ली में था मैं, तो आई स्टिल रिकॉल के बड़े बड़े एमएनसीज में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताते थे, बट वो ऐसा देखो बहुत ज्यादा हम थियोरेटिकल बातें मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ कि ये करो, प्रैक्टिकली चल रहे हैं जी। प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा कुछ कि स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ है, स्ट्रेसर्स तो रहेंगे टिल लास्ट ब्रेथ थे, कुछ ना कुछ तो इवेंट्स रहेंगे। How we are able to manage is good exercise in the morning, which is the key mark. अभी मैं बता क्या था, carrying light day long, that is very important. देखो दो चीजें हैं जी। एक होता है कि हम अपने ही मन में कुड़ते रहें किसी बात को लेके, और है ना फर्क है। हरियाणा और पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं। हरियाणा और पंजाब में थोड़ा सा एक ही फर्क है जी, हरियाणा वाले थोड़े कुड़ते हैं और पंजाब वाले थोड़े ना मेरी गो लक्की, है ना जी। तो वो इवनिंग होते ही वो दे गो फॉर लुधियाना पटियाला। तो आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस, बट एक्चुअल में भी अगर नोट करो तो पंजाबीज दे आर लाइट, दे कैरी लाइट। आजकल जो नया फैशन है, तो आप फ्लाइट से जा रहे हो एयरपोर्ट, कहते हैं बैग नहीं रखना, मिनिमम इज द बस। कैरी लाइट का मतलब है
ज्यादा लोड नहीं कैरी करना, की फर्क पैंदा जी, कुछ फर्क नहीं पैंदा। ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो स्ट्रेस कम होगा उसी सिचुएशन में, या हम उसमें डूबे रहे 24 घंटे डूबे रहेंगे तो क्या होगा? ओनली थिंग इज वी आर गोइंग टू पाइल इट अप एंड इंक्रीज, बढ़ेगा जी, है ना। तो कैरिंग लाइट किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। मास्टर प्लान या जो अल्टीमेट जो की है या चाबी, वो हमारे हाथ में नहीं है। इफ वी सरेंडर एंड लीव इट ऑन टू द ऑलमाइटी कि जी जो होना है हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा हुआ, हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और कुछ बसूड़ी भी होगी वो भी, उसमें भी कुछ अच्छा ही नहीं तो होगा। सो दैट इज द स्पिरिट विच विल कीप यू स्ट्रेस फ्री। लाइट कैरी लाइट। और आगे चलते हैं डे लॉन्ग ना, बिकॉज सिस्टर शिवानी को सुन लो, कितने चैनल्स हैं, ब्रह्म कुमारी, राजयोग। मेरा लंबा जर्नी है जी, प्राणिक हीलिंग से शुरू होके देन आई डिड पिरामिड, देन स्पिरिचुअलिटी। पर वो थोड़ा गंभीर टॉपिक है, मैं इसलिए उस पर नहीं जा रहा। डॉक्टर आशा ने शुरू में बोला कि वो अभी स्टूडेंट्स को शायद गंभीर टॉपिक ना समझ में आए, तो उस पर बाद में जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो स्पिरिचुअलिटी पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ। बट द पॉइंट इज कि वो अगर मेरा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो फिर फायदा क्या है बात करने का। लेट अस से एक बच्चे को डांट दिया प्रिंसिपल सर ने, मैडम ने डांट दिया होगी, और वो इंसल्टेड फील कर रहा है। 2 बच्चों को डांटा, एक बच्चा पंजाबी अप्रोच रख लेता है कि कोई बात नहीं यार, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, कोई खास बात नहीं है ना। जब मैडम और प्रिंसिपल सर हमारे जितने एज के थे तो उनको भी तो पड़ी होगी डांट, ऐसा सोच के वो उसको ना मूव ऑन कर जाता लेट गो कर, हाँ लेट गो करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा बच्चा है, ही विल टेक इट इनटू द हार्ट। वो उसका पूरा दिन खराब, रात खराब, एंड देन goes into brooding। या अभी सतीश सर भी, मैं बैठा तो बात कर रहे थे कि सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि ओवर थिंकिंग पे जरूर बोलना सर, थोड़ा सा हाईलाइट करना। तो आ ही गए ये टॉपिक बाय चांस कि ओवर थिंकिंग और ओवर ब्रूडिंग है ना जी, ये जेनेसिस है, ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है। जैसे पानी खड़ा रह गया तो मच्छर होंगे। तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग का टेंडेंसी है तो आप डिप्रेशन को इनवाइट कर रहे हो 100%। बिकॉज 2 तरह के लोग हैं जी इस संसार में, एक है थिंकर्स और एक है डूअर्स। अब फिर मेरे को ध्यान हुई एग्जांपल आ गया भाई, सरदार मनमोहन सिंह ए ग्रेट थिंकर एंड डूअर नरेंद्र मोदी साहब, भाई और बहनों, हैं जी। तो मैं पॉलिटिकल नहीं बात कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, कैन नॉट टॉक पॉलिटिकल, दोनों विद ड्यू रिगार्ड टू बोथ प्राइम मिनिस्टर्स। बट फर्क क्या है जी? थिंकर्स, ऑफ कोर्स थिंकर्स आर वेरी विजनरी पीपल, चाहिए हमें, बट थिंकर्स आर 1 in 1, जबकि डूअर्स आर 2 in 1। जब आप किसी काम को कर रहे हो तो सोच तो यानी दिमाग पहले ही चुका, या सोच रहे पैरेलली, फर्क कहाँ है ना, फर्क है ना। और एक है कि मैं बैठे सोचते रहूं। तो ये सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है मेंटल बीमारी को न्योता देने का, कि आप बैठे बैठे ओवर ब्रूडिंग, ओवर थिंकिंग, सोचने वाले मोड में बैठे रहो। होता है ना कई बार घंटों निकल गए एक ही टॉपिक पे सोचे जा रहे, पता है टाइम भी क्रॉस, लिमिट क्रॉस हो चुकी, मुझे पता है कि ज्यादा सोच रहा हूँ, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, और दिमाग है कि और उस दिमाग और भी ऊपर है, दिमाग है कि मानता नहीं। तो आप घंटों 5 घंटे वेस्ट हो गए, अरे नेट रिजल्ट जीरो नहीं, दिमाग का दही बन गया, है ना जी। तो दैट इज द प्रिकॉशन वी शुड टेक। ओवर थिंकिंग नहीं करने का, ओवर ब्रूडिंग नहीं करने का। देयर इज सेट अ लिमिट, एक लिमिट तक सोचो, नहीं समझ में आ रहा उठ जाओ, वही देयर एंड देन स्टॉप दैट थॉट प्रोसेस, गेट अप, उठ जाओ, मूव एंड डू समथिंग, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, है ना। देन यू आर, बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन टू, थिंकर्स और डूअर्स के बीच में एक पतली सी तो लाइन है, उसको क्रॉस करके इधर आ जाओ। एंड once you got up, मतलब आप जब उठ गए तो आप डूअर 2 in 1 कैटेगरी में आ गए। दैट इज द डिफरेंस, है ना। सर जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में मेनली कंपैरिजन बहुत हो जाता है कि ये स्टूडेंट ये कर रहा है तो मुझे भी जहाँ ये करना है, ये स्टूडेंट ये कर रहा है तो मुझे ये करना है, बेचारा बीच में फंसा हुआ कि किस तरह जाना चाहिए। और फिर उसके बाद सेकेंडली कि क्लास में भी जब हम फेस करते हैं कि कोई स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ आ रही है चीजें, कुछ स्टूडेंट्स को लेट समझ आ रही है, तो वहां भी कंपैरिजन हो रहा है।
तो वो कंपैरिजन तो बल्कि टीचर में भी हो रहा है कि टीचर भी कंपेयर करना स्टूडेंट्स को शुरू कर देता है, तो इन दैट केस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखो जी, पहले तो मैं पॉजिटिव से शुरू करता हूँ। वी ऑल आर जेम्स, वी ऑल आर ज्वेल्स, वी ऑल आर गॉड्स। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम सब लोग तारे जमी पे हैं जी। हम वी आर ऑल स्टार्स, वी ऑल हैव गॉट आवर ओन यूएसपी। हमारा सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और प्रोटोटाइप बना के भेजा है भगवान ने। आई जनरली कीप ऑन सेइंग मेरे व्याख्यानों में कि व्हाट इज द बेस्ट लव? सेल्फ लव। सबसे अच्छा लव कौन सा है जी? सेल्फ लव। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, नंबर वन। स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम ए यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम सेकंड टू नन। अब रही बात मैडम के क्वेश्चन की, कंपैरिजन अगर वास्तव में देखें ना मैडम, तो कंपैरिजन हमारा किससे है? सेल्फ का सेल्फ से है। बेस्ट अगर कंपैरिजन होगा, कंपटीशन भी होगा, किससे रखना है हमें? या तो ये रख लें कि जो भी मैडम ने बोला कि भाई ये स्टूडेंट बेटर, बेस्ट, या मार्क्स इसके अच्छे, उसके और अच्छे, उसके नो टॉपर। प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे वो दैट इज वे टू बिल्ड अप स्ट्रेस, पैनिक, एंजाइटी। देखो एंजाइटी भी दो तरह की है जी। एक है नॉर्मल एंजाइटी यानी कंसर्न, दूसरी है एबनॉर्मल यानी पैथोलॉजिकल एंजाइटी, जिसको बोलते हैं वरी। कल मेरा इंटरव्यू है, कल मेरा एग्जाम है, तो मैं कंसर्न हूं, ये तो होगी नॉर्मल एंजाइटी, तो आउटपुट बढ़ेगा। और अगर मैंने कर ली पैथोलॉजिकल एंजाइटी, मतलब वो वाली हाय हाय वाली, हाय हाय फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, या वो दूसरे के नंबर मेरे से ज्यादा आ जाएंगे, क्या होगा, टॉपर नहीं आया तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। दिस इज पैथोलॉजिकल एंजाइटी, दिस इज, इसको हम बोलते हैं वरी। दोनों में फर्क है ना जी। कंसर्न रखेंगे हम एग्जाम के बारे में तो नंबर अच्छे आएंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। और अगर एबनॉर्मल वाले रखेंगे तो वरी विल मेक ए करी। बट हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हमें कंसर्न से वरीज में ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं? वो देखो तो हमें देखो, नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तो फिर रिपीट करूंगा जी कि अगर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रख लो और खुद पे फोकस रख लें कि मेरा कंपैरिजन सिर्फ मुझसे है, मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है, मेरा किसी और से कंपटीशन नहीं है। अब ये आर्ट है, ये टेक्निक है। हाउ टू डेवलप दिस, मैं शुरू में बोला था मूड मास्टरी, मतलब स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्फ। कि जितने भी गुरुज हैं या जितने भी जो विजनरी जो बोल गए कि अगर हम चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं तो सेल्फ को। दूसरों को बदलना ये इजी नहीं है। या दूसरे की अगर हम टांग खींच के मैं सोचूंगी मैं नंबर ज्यादा ले आऊंगा तो फिर वो रॉन्ग अप्रोच होगी ना जी। रादर देन फोकस ऑन सेल्फ कि अरे मेरे को तो पिछली बार मेरे 90 आए थे, इस बार लेट मी ट्राई कि मैं 95 लेके आऊं। दैट इज ए गुड हेल्दी कंपटीशन। सो कंपटीशन कंपैरिजन रखना चाहिए सेल्फ से, नॉट विद अदर्स। उससे आई थिंक व्हाट आई फील डॉक्टर अर्षा के हम काफी लेवल तक अपनी स्ट्रेस को मिटिगेट कर पाएंगे। That is my suggestion to one and all. एग्जैक्टली ये भी एक पॉइंट है कि जैसे ही हमें स्ट्रेस हो या हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा पिछला जो स्टेट था, दैट मीन्स अगर हमने 70 लिए थे तो 75 का, फिर 90 लिए तो 95 का, बजाय कि हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप से करें किसी और के करने के बजाय हम अपने आप से बेटर करें पिछला जो स्टेज था हमारा। और उससे भी अगर बेटर नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम फिर भी आएगा, तो लास्ट टाइम नहीं था, नेक्स्ट फिर भी आएगा। सर एक और चीज की एग्जाम्स के टाइम बच्चे तैयारी करके बहुत जा रहे हैं, उसके बाद नर्वसनेस के कारण एग्जाम अच्छा नहीं दे पा रहे, तो वो नर्वसनेस भी एक काफी उस टाइम पे जो क्रूशियल 3 घंटे होते हैं बच्चे के, उस टाइम पे जो आप बाद में आके एग्जाम हॉल से आके कहेंगे कि हाँ ये आता था बट नहीं कर पाया, तो उस तरह की नर्वसनेस को कैसे डील करें? अगेन पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो वी आर यू आर इन लर्निंग फेज बच्चों, ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट है ना। सो इसको तो देखो ऐसे डिफाइन करता हूं मैं तो कि जैसे चक दे इंडिया देखी होगी सबने फिल्म है, चक दे इंडिया एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, तो वो कैसे मोटिवेट करता है एंड में, वो कहता है वो 70 मिनट, अभी मैडम ने भी वही जिक्र किया कि वो 3 घंटे नहीं, अगर वो 70 मिनट पे टीम ने फोकस किया तो दे वर चैंपियंस।
और अगर प्री और पोस्ट पे फोकस कर लिया तो हारती जा रही थी इंडियन वो टीम। मूवी में अगर ध्यान करो तो दे वर फोकसिंग ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स या आपस के रिलेशनशिप इश्यूज। मैं वो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर वो 3 घंटे का परफॉर्मेंस को बेटर करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, वो 3 घंटा मैटर कर रहा है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर वो 3 घंटा मैनेज हो गया, पेपर बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास जी मैनेज नहीं हुआ एग्जाम, नीट वाले आते हैं, मेडिकोज, जेई एडवांस, सीएस, किसी भी स्ट्रीम में ले लो ना, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। वो बच्चा इसीलिए दोबारा दूंगा कि इस बार एग्जाम मैनेज नहीं हुआ, जो कि तैयारी अच्छी थी, पता है कि तैयारी और इससे बेटर नहीं हो सकती, बट द ओनली थिंग विच वेंट रॉन्ग वाज कि भाई वो 3 घंटे नहीं मैनेज हुए। प्रैक्टिकल टिप्स, फिर से प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कुछ कि हाउ टू मैनेज दोज 3 आवर्स। मेडिटेशन एक अच्छा टूल है जी, मेडिटेशन एक अच्छा टूल है जिससे चित्त शांत रहेगा, माइंड सम पे रहेगा। तो जस्ट डू मेडिटेट। मतलब एग्जाम हम जनरली ना, क्योंकि इस पे भी एग्जामिनेशन स्ट्रेस पे मैं बहुत सारे लेक्चर लेता हूँ व्याख्यान, और वो प्रैक्टिकल टिप्स तो देखो पता ही है प्रैक्टिकल टिप्स, बट फिर भी मैं रिपीट करूँ, 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए जी, नहीं, नो लास्ट मिनट रिविजन्स। वो पर पता है किनका खराब होता है, जो लास्ट मिनट में कुंजी लेके वो जो पढ़ रही है ना बच्ची अब वो दिख रहा है कि उसको तो जिटरीनेस तो है ही, अब वो कितना जल्दी सेटल करोगे। माइंड की ना एक प्रॉपर्टी है जी कंडीशनिंग, तो अगर लास्ट मिनट तक भी आप हसल वसल में हो तो वो तो आपके उन 3 घंटों पे असर डालने वाला है। 9:20 पे आप कुंजी से पेज पलट रहे हो और 9:30 पे एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आपका माइंड कहाँ सेटल हुआ? तो यू आर गोइंग टू गूफ अप। वो क्या होगा, या तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, या क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट हो जाएगा, या गलत पढ़ा गया, होता है ना ब्लंडर ऐसा, छूट गया जी, क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया, या आंसर गलत का लिख दिया, या कोई छूट ही गया या कोई। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यू इट इज एन इवेंट, जैसे वो चक दे इंडिया वो 70 मिनट, तो जस्ट हमारी परफॉर्मेंस कहाँ से इवेल्युएट हो रहा है, दोज 3 आवर्स। क्योंकि हम कितना पढ़े, कितनी रात जगे, कितना एफर्ट किया, वो टीचर को नहीं पता। टीचर तो के सामने तो आंसर शीट है ना, वहां से इवेल्युएट कर रहा है। तो लेट मी पुट माय बेस्ट, वो कैसे हो सकता है? गुड हाइजीनिक स्लीप, 4 घंटा 6 घंटा से कम तो बिल्कुल नहीं सोना। कोई लोग सोचते हैं कि आधा घंटा सो के मैं एग्जाम दिया, नो नॉट पॉसिबल, पक्का गड़बड़ होगी। और ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा आज तो एग्जाम में नींद नहीं आएगी, ये कहाँ लिखा है जी, किस किताब में लिखा है? नहीं, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लो और एक नाइट पहले प्रिपेयर कर लो जो गैजेट्स है, वरना वो कहते हैं लास्ट मिनट एफर्ट्स, नो प्रॉब्लमेटिक। 11th आवर अप्रोच नहीं रखना उस दिन। एंड डू मेडिटेशन, रात को क्लीनिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुबह ही कर लो, सुबह में 10 मिनट का मेडिटेशन विल हेल्प। अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरली जो हम सजेस्ट किया करते हैं, मॉक ड्रिल्स विल हेल्प यू। मॉक ड्रिल्स, जैसे आपने नोट किया नीट का एग्जाम है जी, प्रेशर को हैंडल कर, हाँ जी, 2 से 5 होना है मेरा एग्जाम, तो वही मॉक ड्रिल लो, उसी टाइम को इमिटेट करो, जस्ट इमिटेट दैट रियल एग्जाम सिचुएशन कि मेरा एग्जाम इस टाइम पे है तो उस टाइम पे मॉक ड्रिल लो। दैट इज ऑल्सो ए टिप, क्योंकि आपका एग्जाम कब हो रहा है, आप कभी और प्रैक्टिस कर रहे थे तो द चांसेस ऑफ गैप या फेलियर। तो यानी ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे कि आप यू कैन वेरी इजीली मैनेज दो 3 आवर्स। सर जैसे अभी आपने बताया कि डिप्रेशन और स्ट्रेस, अगर कंटिन्यूअस 15 दिन तक हमें ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, हम किसी से बात नहीं कर रहे, तो दैट इज सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। या 15 दिन से कम है, या एक आधा दिन है, 2 दिन है, दैट इज वी कैन से इट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस में कंटिन्यूसली कितने दिन अगर वो ऐसे फ्रिक्वेंटली स्ट्रेस में आ जाए, और वो डिप्रेशन में कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो एज आई सेड कि तो क्लियर कट क्राइटेरिया है जी इसमें। देखो कोई पर्सन अगर स्ट्रेस में रह रहा है तो हम उसको डिप्रेशन नहीं मानते यूजुअली। यस, अगर सपोज के दैट इज नॉट टेम्परेरी स्ट्रेस, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, जी जी कंटिन्यूसली हर चीज को लेके, छोटी छोटी चीज को लेके स्ट्रेस हो जाना।
देखो जी, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें समझें कि एक तो पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जैसे हर 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 बैच में ना एक दो बच्चा होता है जो रोंदू या बोलते हैं दुखी आत्मा नहीं, तो वो उसको हम डिफाइन करते हैं डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी इसका तो स्वभाव ही ऐसा है जी, ये तो इसलिए तो नॉर्मल बात करोगे तो भी स्ट्रेस लेना है, और उससे उस बच्चे से हर कोई बच के निकलता है कि भाई साहब इसके रूम में चले गए तो दुखी आत्मा है, सारा दिन खराब हो जाना है, होता है ना ऐसा। तो वो दैट इज ए डिफरेंट सिचुएशन, डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है वो, तो फिर है ना वो। और जनरली जो डॉक्टर आशा पूछ रहे हैं वो ये कि अगर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस आ गया, किसी को लगातार स्ट्रेस आ रहा है और उसका ऑब्वियस रीजन भी है, सपोज पेरेंट्स का फाइट हो रहा है हर वक्त और बच्चा उस वजह से स्ट्रेस में है, तो अगर 15 दिन भी हो गया तो और वो फाइट कर रहा है, बच्चा स्ट्रेस में है बट वो फाइट कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है कि निकल लूं इस स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से और अपना पढ़ाई पे फोकस करूं, तो डिप्रेशन नहीं हुआ। बट फर्क है अगर उसमें सिम्टम आने शुरू हो गए ऑफ, यानी बच्चे ने अगर हार मान ली, 15 दिन तक लगातार परसिस्टेंट ऑफ मूड इन टर्म्स ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, आइडियाज ऑफ गिल्ट, रिप्रोचमेंट एंड सुसाइडल आइडियाज, तो डिप्रेशन। दोनों में आई होप आई मेड इट क्लियर कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है जी। डिप्रेशन तो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, ये मिलेंगे। होपलेसनेस है, होपलेस मतलब अरे मैं ठीक नहीं हो सकता, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, या अभी मैंने तो हार मान ली, पापा मम्मी का मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही फाइट करेंगे ना, वो बच्चे में सिम्टम आने लगे। हेल्पलेसनेस, दिस इज ए हेल्पलेस सिचुएशन, आई कैन नॉट बी हेल्प्ड, ना तो मम्मी पापा ने ठीक होना, ना मैं ठीक हो सकता। हम अगला सवाल पूछते हैं, डॉक्टरी मदद से तो ठीक हो सकते हो ना जी, ना मैं तो नहीं ठीक हो सकता। वर्थलेस, उसको बच्चा लड़ रहे हैं माँ बाप, बच्चा वर्थलेस फील करता है, बच्चा लगता है ये जहन्नुम कहाँ मैं पैदा हुआ, किस फैमिली में आ गया, आई एम यूजलेस। बच्चा अपने पे लेता है फिर उसको गिल्ट कि मैं किसी भी काम का नहीं, निकम्मा, यूजलेस, एंड देयर ब्रीड इन द गिल्ट, गिल्ट रिप्रोचमेंट मतलब हीन भावना, एंड देन अल्टीमेटली प्रोसीड्स टू नेगेटिव थॉट प्रोसेस और सुसाइडल। स्ट्रेस को जैसे अपने आपने कहा कि मैनेज कर सकते हैं बच्चे खुद अपने लेवल पर, उससे कुछ और अल्टरनेट ढूंढ के कि इससे निकल के दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ तो स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाएगा। डिप्रेशन अगर एक स्टेज तक पहुंच गया है तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प कब लेनी चाहिए कि अब हमें लगता है कि अब हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, yes. कोई अल्टरनेट हमें ऑप्शन नहीं दिख रही, तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प कब लेनी चाहिए, या काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट की? देखो स्टेप वाइज बताता हूँ जी। स्ट्रेस का मैडम ने जिक्र किया कि स्ट्रेस तो हम सबको ही है। एक बहुत अच्छा बस्टर, स्ट्रेस बस्टर है जी, एक टूल है हॉबी। हॉबी से जुड़े रहो, अपना हॉबी समझते हैं हम सब लोग, है ना, रुचि, शौक, हॉबी। तो हॉबी से अगर हम जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेस तो आधा अपने आप कम हो जाएंगे। अब रही बात डिप्रेशन की, डिप्रेशन ग्रेड्स है मैडम, WHO ने हमारी ICD-10 क्लियरली ग्रेड क्लासिफाई करता है 4 स्टेजेस में जी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 4 स्टेजेस डिप्रेशन का ना। पहले स्टेज में उदासी रहेगी 15 दिन तक, दूसरा स्टेज में काम पे असर आने लग गया, मॉडरेट, तीसरा स्टेज है सिवियर, इसमें ये सारे सिम्टम आएंगे जो मैं बोल रहा कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, गिल्ट, रिप्रोचमेंट एंड सुसाइडल। ये सुसाइडल जब थॉट आ गए तो ग्रेड 3 पे हो, और अटेम्प्ट भी कर चुके हैं अगर कोई बच्चा या हिस्ट्री में आ रहा है तो ग्रेड 4 पे चला गया। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 का भी अगर डिप्रेशन है तो इग्नोर नहीं करेंगे हम। अगर हम ये सोच के अगर सोचें कि सर मेरा तो माइल्ड सा डिप्रेशन है, मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर 15 दिन तक मूड ऑफ है परसिस्टेंटली तो भी आपको सीख करना है हेल्प, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकेट्रिस्ट। यूजुअली जो 2 ग्रेड है पहले, माइल्ड और मॉडरेट, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 की अवस्था में तो आमतौर पे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ठीक हो जाएगी जो बीमारी। बट अगर स्टेज 3 और 4 है तो अकेले काउंसलिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। फिर देयर कम्स आवर रोल, साइकेट्रिस्ट दिन रात केसेस देख रहे हैं। फिर बहुत अच्छी साइंस एडवांस कर चुका है जी, साइंस हैज मेड एडवांसमेंट, लेटेस्ट एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां अवेलेबल हैं,
दवाओं से नहीं कंट्रोल आ रहा, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में अवेलेबल है, एडमिशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद मी, और अगर फिर भी नहीं कंट्रोल आ रहा, स्टेज ग्रेड 4 का डिप्रेशन है, सुसाइडल है पेशेंट, जाने वाला है जी, तो हमारे पास गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, देर आर वंडरफुल मशीन्स, MECT है, RTMS है, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है, रिपीटेटिव ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, देयर आर सो मेनी, बायोफीडबैक, मल्टीबिहेवियर थेरेपी, अलग अलग गैजेट्स हैं, उनके जरिए डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट, मतलब हम वो हमारे लेवल का काम है जी, मतलब पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम टेलर करते हैं ट्रीटमेंट को, है ना जी। तो अलग अलग गैजेट्स के द्वारा डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ द इलनेस इलाज हो जाता है, दिन रात इलाज सर कर जैसे रहे हैं। हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स रूरल है, इवन अर्बन में भी एक स्टिग्मा सा होता है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे आस पड़ोस के, हमारे फैमिली वाले क्या सोचेंगे कि मेंटल, पागल वाली एक फीलिंग आ जाएगी, मेंटल इलनेस है। बट ये जैसे हेल्थ में एक छोटी सी बीमारी है, बुखार है, वैसे ये बीमारी है, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसको हम अवॉइड करें और फिर उसको बढ़ाएं, कि बीमारी जब सिंपल सा बुखार ही अगर मलेरिया या डेंगू बन जाए, उससे पहले हम उसको ट्रीटमेंट कर लें। तो लेकिन ये स्टिग्मा है अभी भी सोसाइटी में कि हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमारे फैमिली एनवायरनमेंट में या आस पड़ोस के वाले उसको सही नहीं समझेंगे। और फिर कुछ एक मिथ्स भी हैं कि मेडिसिन लेंगे तो उनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे, उनके जो दूसरे है कि नींद आएगी, भूख कम लगेगी, या इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी होंगे, तो दोनों कैसे मैनेज करें? देखो जी, पहले क्वेश्चन को आंसर करता हूँ मैं। पहले वाला पार्ट जो है कि ना मतलब स्टिग्मा, हाँ, मतलब पागलों के नर्स, पागलों के साइकोलॉजिस्ट, पागलों के डॉक्टर, है ना। सोसाइटी में तो यहाँ तक भी बोला गया कि पागलों के डॉक्टर के पास ना जी वो खुद भी हिले होते हैं। ये मिथ भी हम रोज सुनते हैं। और आप देखो ना, अगर हम इसको दिल से लगा लें तो हम तो अभी तक पता नहीं कितने भूत प्रेत के नीचे दब के और खत्म हो जाना था, नहीं। बट पागल इज नो वर्ड इन आवर डिक्शनरी जी। जैसे पेट की बीमारी, जिगर की बीमारी, लिवर, किडनीज, लंग्स, हार्ट, ऐसे ही दिमाग भी तो ऑर्गन है, माइंड पे भी तो स्ट्रेस आ ही सकता है, हर किसी को आता है। तो जो एक्सेप्ट कर लेगा वो सुखी है, जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा यानी वो अपने तक रख रहा है, तो एटम बम फूटेगा कभी कभी। तो इसलिए मैं तो बच्चों इस व्याख्यान के माध्यम से, इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये एश्योरेंस भी दिलाता हूँ, प्रण दिलवाऊंगा आज के लेट अस टेक ए प्लेज ऑन दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कि स्टिग्मा को तो रिमूव करें एटलीस्ट, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा वो है जी, स्टम्बलिंग ब्लॉक, मतलब रास्ते का पत्थर, ये तो अड़चन है सबसे बड़ा। अगर हम मानने को तैयार नहीं और अपने आप से रेजिस्ट करे जा रहे हैं, खुद में डिसॉल्व करे जा रहे हैं अपने थॉट्स को, खुद अपने से खुद लड़े जा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे, तो कैसे होगा? फिर तो वो ज्वालामुखी फटेगा। On this day, I make an appeal to all of you and to this house कि forthcoming होना चाहिए। WHO का पिछले साल का थीम डिप्रेशन लेट अस टॉक, थीम ये था डिप्रेशन लेट्स टॉक, कि बच्चों अगर डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस बोल लो, चलो स्ट्रेस भी अगर है या कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस चल रहा है 6 महीना से, लेट अस शेयर इट विद समबडी, टॉक इट आउट। Talking is treating, talking is transforming. The topic says from talk to transformation. So by talking, we can transform our lives. Merely by talking. So just do share whatever thoughts are there, ना। तो ये तो हुआ स्टिग्मा वाली बात। नो, चेंज हो रहा है इंडिया में। देखो जी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ 40 साल का। जब हमने शुरू किया था तो जरूर रूरल अर्बन डिवाइड लगता था, अब कम हो गया है। रूरल पीपल आर ऑल्सो फोर्थकमिंग। दिन रात हमारे पास केसेस आते हैं। मेरे ख्याल 10 केसेस के करीब जहन में है। मैं नाम नहीं लेते हम अपने केसेस का। केसेस आके कहते हैं जी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ट्रीट करो। केसेस आके बोलते हैं जी मैं लेडी अफीम या चिट्टा ले रही हूँ, मेरे को ट्रीट करो। ऐसे केसेस हैं। केसेस आके बोलते हैं तो कि अभी मेडिसिन का भी मिसकंसेप्शन है, एडिक्शन हो जाता है, साइड इफेक्ट्स काफी हैं। देखो जी,
मैं बहुत क्लियर करूं कि दिमाग में ना 3 तरह की तरंगें हैं, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैग्नेटिक और एक केमिकल। तो तीनों को अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो यानी हम कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट कर रहे हैं। अब जो दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, केमिकल लोचा बोलते हैं ना, मूवीज में भी सुना होगा, तो यानी बेसिकली केमिकल इम्बेलेंस हो रहा है माइंड में, जो ये डिप्रेशन आ रहा है। तो हर बीमारी के पीछे एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है जिसमें इम्बेलेंस या लोचा हो रहा है। तो अब उसको तो केमिकली ठीक करेंगे ना, वो हम डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है। पुराना जमाना था, लोग वही मिथ कैरी करते रहते हैं, भाई बिजली लगा देंगे, शॉक, झटका, करंट, इलेक्ट्रिकल जो वेव्स में अगर गड़बड़ है तो उसके लिए देयर इज अ गैजेट ईसीटी विच इज, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, बिल्कुल सेफ है। अब केमिकल लोचा है तो उसके लिए दवाइयां हैं, तो केमिकली ठीक होगा। मैग्नेटिक अगर वेव्स में गड़बड़ है तो आरटीएमएस की मशीन हमारे पास। वो जमाना अलग था मैम, जबकि चंद दवाइयां अवेलेबल थी और उनके स्ट्रॉन्ग दवाइयां होती थी, नींद की गोलियां सो कॉल्ड, और वो उनके साइड इफेक्ट्स होते थे। मुझे अब भी ध्यान है कि अभी तक भी लोगों में नोशन है कि दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, नींद की गोली लिखेंगे और नींद की गोली दे देंगे और फिर हमें सोते रहना पूरे दिन। एक्चुअली नींद की गोली नहीं, बट उसमें शायद कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एडिक्शन हो जाता है, फिर या उसको धीरे धीरे विथड्रॉ किया जाता है। लेट मी क्लेरिफाई दिस जी, कि अगर एक्सपर्ट हाथों में हम इलाज कर रहे हैं तो डिप्रेशन में जो केमिकल लोचा हो रहा है वो सीरोटोनिन है, और उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां अवेलेबल हैं, एसएसआरआईज हैं, लेटेस्ट दवाइयां जिनके नो साइड इफेक्ट्स, मतलब लेटेस्ट एंटी डिप्रेसेंट आ गए जो वर्किंग क्लास के लिए, नो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, नो वेट गेन, नो हेयर फॉल, नो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बेस्ट फॉर वर्किंग क्लास, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हमारे पास हर तरह की तो दवाइयां अभी अवेलेबल हैं। हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगी कि जो हम मेनली साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डर रहे हैं कि हमें अगर इश्यूज दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी को दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको झाड़ फूक वालों के पास ले जाने के बजाय जहां उसकी नीड है उसको वहीं ले जाओ। पढ़े लिखे हम बच्चे हैं, हम अपने पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं अपने। तो मैं दिल्ली में था इवास में, तो एक नॉर्वे के साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च किया मेहंदीपुर बालाजी रह के 2 साल, और अल्टीमेटली रिसर्च की फाइंडिंग बता देता हूँ, आई नो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो अल्टीमेटली ये निकल के आया कि जो ये झाड़ फूक कल्चर कह लो या जो ओझा कल्चर कह लो या बाबा कल्चर इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। ये साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं जी, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उसने 2 साल रुक के, हमारी भी टीम थी वहां से, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, 2 साल रुके मेहंदीपुर, और रिजल्ट ये निकला कि बाबाओं को हम हटा नहीं सकते इंडियन लाइफ से, सिर्फ बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट रिसर्च का ये था कि इन बाबाओं को एजुकेट कर दो, पढ़ा दो कि थोड़ा से डिफरेंशिएट कर पाए कि साइकोसिस और न्यूरोसिस। मेडिसिन से बाबाओं के पास रख दो तो ज्यादा बेटर। जी मतलब वो बाबा न्यूरोसिस को आप अपने पास रख लो, अगर साइकोसिस है तो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, ये कंक्लूजन था। वरना क्या करते हैं, वो बबूती दे देते हैं, उसी में दवाइयां मिला देंगे, वहां है साइड इफेक्ट्स। तो अगर आप सेफ साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट के पास जा रहे हो तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, लेट मी पुट इट अक्रॉस। सर, एक कोई अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, नॉर्मल डिप्रेशन है, सीवियर में माइल्ड से डिप्रेशन है, तो कितने टाइम में रिकवर कर लेगा विद मेडिसिन? सॉरी, देखो 1 हफ्ते में, मैं अभी चलो और क्लैरिफाई करूं, आजकल मैजिक ड्रग्स आ गए, 1 हफ्ता भी ज्यादा बोला मैंने, 3रे दिन असर आ जाएगा जी। 1 हफ्ते में पूरा असर आ जाता है दवाइयों का। 3 हफ्ते बाद यानी 21 दिन बाद मरीज को लगा मैं तो ठीक हो गया, दवा बंद कर सकता हूँ, ये फीलिंग आ जाएगी। बट हम एडवाइस क्या करते हैं कि जी सारी दवाइयां बंद मत करो, एक दवा चलाते रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, और 3 मंथ्स। तो मैक्सिमम जो माइल्ड डिप्रेशन है वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, वो भी सारी दवाइयां नहीं, एक दवा सिर्फ। तो इतना छोटा ट्रीटमेंट हो गया है, रिड्यूस हो गया है। एक जमाना था कहते थे कि दिमागी बीमारियों की लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी, नो 3 हफ्ते में भी बंद कर देते हैं हम। अगर स्टेज 1 है तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जी, 21 दिन लिया, ठीक फील कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, हम कहते हैं ओके। सो बट छोटा सा ही ट्रीटमेंट है, तो हमें इसको करना चाहिए कि जब भी हमें लगे। इवन मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सारी फैमिलीज में, गांव की फैमिलीज में इस तरह के इश्यूज होते हैं, सभी में होते हैं, लेकिन वही कहाँ जा रहे हैं हम, झाड़ फूक वालों के पास, पंडित के पास, किसी ने कुछ कर लिया है। मोस्टली यही होता है कि किसी ने कुछ कर लिया, कल तक तो ठीक था,
महीने पहले ठीक था, महीने में इसको कुछ क्या हो गया, तो महीने में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट भी करस्पॉन्डिंगली सर ने बोला कि माइल्ड डिप्रेशन है तो हफ्ते भर में ही ठीक हो जाता है, तो इट्स बेटर टू रीच फॉर हेल्प। लास्ट सर, अभी सिंगला सर ने एक क्वेश्चन रखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे हम में से ही हैं बहुत सारे, कि जिनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये तो होना ही नहीं है, मैं क्यों करूं, अटेम्प्ट ही क्यों करूं इसको, ये ऐसे वाले थॉट्स आएंगे जब कि, तो वो नेगेटिव थॉट्स में भी कहीं क्या मेंटल इलनेस रिलेटेड है उसमें? देखो, इसको ना इंग्लिश में पेसिमिज्म बोला गया है। पेसिमिज्म ना, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म ना, आशावाद निराशावाद नहीं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड या ऑप्टिमिस्टिक, तो पेसिमिस्टिक। हाँ, pessimistic। पेसिमिज्म हम ये नहीं कहेंगे कि डिप्रेशन है, नहीं, डिप्रेशन अलग बीमारी है, पेसिमिज्म अलग ट्रेट है। पेसिमिज्म जब आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं वो फिर मैं इट्स ए काइंड ऑफ मेंटल इलनेस और सम, इट इज ए काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं फिर वहीं पे ले जाऊंगा स्पेक्ट्रम में, क्योंकि पेसिमिज्म अगर है तो यानी उसका बचपन से कहीं ना कहीं लालन पालन ब्रॉटअप ऐसा हुआ कि वो निराशावाद की तरफ जा रहा है। the candidate is full of negative thoughts and negativity, pessimism। इसको ना अगेन यानी उसका मूल स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो निराशावादी है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, देखो ना जी, इसका इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कि भाई पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म का ना, ग्लास फुल ऑफ हाफ वाटर, आधा पानी है। अब जो ऑप्टिमिज्म है वो तो कहेगा ग्लास आधा भरा है, पेसिमिस्टिक क्या देखेगा कि ग्लास तो आधा खाली है। नहीं, एक अभी मैं सुन रहा था पीछे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म। मतलब गुजराती जो व्यापारी लोग हैं ना, उनका आशावाद देखो, ऑप्टिमिज्म। कहते ग्लास खाली का है, आधे में पानी आधे में हवा है। ये तीसरा वर्जन सुना। तो देखो हाइट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो हमें वो जो यानी मोदी साहब कहते हैं कि हवा का भी तो वैल्यू है। कोविड में ऑक्सीजन के सिलेंडर अरबपति लोग अपने कंधे पर रख के दौड़ रहे थे। देखा होगा, सुना होगा, नहीं? तो यानी ऑप्टिमिज्म कैसा होना चाहिए कि हमें निराशावाद से आशावाद की तरफ ले चलो। यानी हमें ग्लास आधा खाली है नहीं देखना। अगर ये हो रहा है हमेशा तो यानी मेरी पर्सनैलिटी में चेंज है। अब आई हैव टू वर्क अपॉन दिस मैटर। मेरे को इस पे थोड़ा फोकस और काम करने का जरूरत है। यानी ग्लास आधा खाली नहीं है, ग्लास आधा भरा भी नहीं है, ग्लास तो पूरा भरा है। आधे में पानी है, आधे में हवा है। अभी जहां से शुरू हुआ था, यानी हमने सरस्वती वंदना की, तो एक संस्कृत का वो श्लोक ध्यान आ गया, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो यानी हमें तमस से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हमें निराशावाद से आशावाद की तरफ जाना है। और आंसर भी यही है आई थिंक, बिकॉज पेसिमिज्म रखेंगे तो हम किसी का और हार्म नहीं कर रहे, अपना खुद काम कर रहे हैं जी। तो अभी जितना भी हम आज के पॉडकास्ट में जितना भी अभी समय समझ पाई हूँ कि पहला तो अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना जो डिप्रेशन की वजह बन रही है। अगर इन केस आफ्टर दैट भी कुछ, क्योंकि हमारे बस में नहीं है कुछ चीजें, तो हो भी गया, माइंड की ही प्रॉब्लम है, ब्रेन की ही प्रॉब्लम है, फिजिकली भी हमें हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, तो माइंड में भी अगर प्रॉब्लम हो भी गई तो दिट इज नॉट वरी अबाउट। तो अब उस केस में हमें करना क्या चाहिए? अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, बेटर साउंड स्लीप लो, अपना डाइट अच्छी लो जिसमें हमें स्ट्रेस वाली जो चीजें हैं वो ना अफेक्ट कर पाए, प्लस शेयरिंग करो। अगर ये 3 चीजें अपने आप की कर रहे हो तो उसके बाद मुझे नहीं लगता साइकेट्रिस्ट या काउंसलर या थेरेपिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। इवन देन भी अगर इन तीनों चीजों को करने के बावजूद भी हमें नहीं अपने आप से हेल्प मिल रही, तो हम एक्सटर्नल हेल्प के लिए साइकेट्रिस्ट, काउंसलर और थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो अपनी लाइफ में चेंजेस करो और ये चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। सर, इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन अभी मैं लूंगी, कोई एक ऐसी एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स को या किसी भी इंडिविजुअल को, लिसनर्स हमारे सारे इंडिविजुअल्स होंगे, तो जो स्पेशल मेंटल इलनेस से जूझ रहा हो, जो उनकी अपने हेल्प कर सके। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं अपने व्याख्यानों में अक्सर ये 3 शब्द यूज किया करता हूँ और उसका भी फिर निचोड़ एंड में एक शब्द पे आ जाऊंगा। ये 3 शब्द हैं, प्रकृति यानी नेचर, संस्कृति यानी कल्चर, और विकृति यानी
ये वल्चर, विकृति मीन्स बीमारी, बीमारी रूपी दानव कह लो, वल्चर। तो ये तीन शब्द यानी प्रकृति, संस्कृति और विकृति, नेचर, कल्चर और वल्चर। नो, अगर हमें ये तीसरा यानी विकृति जो रूपी दानव कह लो, गिद्ध कह लो, वल्चर, समझते हैं ना, इससे बचना है तो हमें पहले दो को धारण करना पड़ेंगे। यानी नेचर समझते हैं अपन ना, प्रकृति, जितना हो सके बैक टू नेचर चले जाते हैं, जितना हो सके प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना हो सके नेचुरल रहेंगे तो मेंटल हेल्थ के लिए वेरी वेरी गुड। जितना अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे, वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखो प्रिंसिपल सर ने बोला मेंटल इलनेस का एक जो कंपटीशन का दूसरा बड़ा कारण वो ये भी है, वेस्टर्नाइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन, जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर की तरफ चले गए, ईस्टर्न कल्चर को छोड़ के वेस्ट पे जा रहे हैं, ये भी कारण है। तो यानी हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। अगर जुड़े हुए हैं प्रकृति और संस्कृति से तो ये तीसरा जो दानव है, विकृति, नहीं आएगा। नेचर कल्चर से जुड़े रहो, वल्चर नहीं आएगा। बट त्रासदी क्या है जी, कलयुग है और रेट रेस है, हम इन दोनों से कोसों दूर है। नेचर और कल्चर यानी अपने प्रकृति, कभी हार्डली चांद सितारे, कहता है एक जोक ध्यान आ गया, बोले भाई ये चांद है सूरज, कहता मैं तो शहर में नया हूं। यानी हमें ये भी भूल गए हैं देख के कि बता पाए कि चांद है या सूरज है, क्योंकि देखे ही बहुत दिन हो जाते हैं जी। खुले आसमान के नीचे हम बचपन में सोते थे, तारों को देखते थे, चांद सितारे और सूरज को, तो वो अब हम इंडोर्स रह रहे हैं, तो फिर तो हम अपने आप इनवाइट कर रहे हैं ना मानसिक प्रॉब्लम, मेंटल इलनेसेस को। नेचर एंड कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सिंगल वर्ड में इस व्याख्यान को समअप करूं तो एक वर्ड जिससे हम अपने आप को आज का मैसेज दे सकता हूं, दैट इज टू नो thyself। ये महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर से 10 सवाल पूछे यम ने, चारों भाई उसके मूर्छित, तो वो बोला कि जिंदा कर दो। तो पहला सवाल ये था कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है, और युधिष्ठिर के उत्तर था टू नो thyself। अपने आप को पूर्णतः जान लेना ही मानव जीवन का धर्म है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सर ये तो कंफ्यूज कर दिया, क्या जान लें, कैसे जाने, कुछ नहीं जानना। द सिंगल वर्ड आंसर इज मेडिटेशन, फुल स्टॉप। तो हेल्दी डाइट, साउंड स्लीप, शेयरिंग, मेडिटेशन एंड बी स्पिरिचुअल, इन 5 चीजों को अगर आप जीवन में धारण कर रहे हो तो मुझे लगता ही नहीं हमारे जो फोर फादर्स थे उनको डिप्रेशन के इश्यूज क्यों नहीं होते थे। ये 5 उनकी लाइफ में थी। साउंड स्लीप थी, बेटर डाइट थी, शेयरिंग थी क्योंकि परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, सबके साथ शेयर हो जाती थी, मेडिटेट करते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, और उसके बाद स्पिरिचुअल थे, धर्म में भी उतनी ही आस्था रखते थे। तो वो इन सारी चीजों की वजह से इंडिया में डिप्रेशन रेट बहुत कम था, वेस्टर्न में इसलिए ज्यादा था क्योंकि ये चीजें उनके लाइफस्टाइल में नहीं थी। तो हम अगर वापस पुराने अपने जो हमारे 5 चीजें हमारे फोर फादर्स करते आए, उन 5 को अगर हम अपनी लाइफ में फिर से दोबारा अपना लें तो ये डिप्रेशन के ऊपर, जो मेंटल इलनेस, किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस, नॉट इवन डिप्रेशन, उन सब के ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। रिसेंट 1 या 2 क्वेश्चन अगर हम ले सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? यस प्लीज। To you is that does perfectionism among students leads to depression and anxiety? जब आपने शब्द यूज किया ना, तो एक कैटेगरी है हमारे डिसऑर्डर्स में, दैट इज OCD। परफेक्शनिज्म जब शब्द आ गया तो दैट इज इंडिकेटर टुवर्ड्स के आप OCD की तरफ मूव कर रहे हो जी। व्हाट इज OCD? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि देखो हर बीमारी डिप्रेशन नहीं है, हर मानसिक बीमारी डिप्रेशन नहीं है। अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारी जो ये स्पेशलिटी है, इसका हॉलमार्क ही क्या है कि अगर आप करेक्ट डायग्नोसिस बना पाते हो तो करेक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। आई वुड प्रेज हेयर बोथ माई साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर अंजू एंड डॉक्टर तृप्ति हैं। ये हमने इतना ट्रेन कर दिया इनको कि अब मुझे क्लिनिक में डायग्नोसिस बनाने में सोचने का जरूरत नहीं पड़ता।
क्योंकि हम इनको इतना पढ़ाते हैं ट्रेनिंग में, ICD-10, ICD-11, क्योंकि डायग्नोसिस अगर ठीक बन गया तो दवा ठीक हो जाएगा। आप समझते हैं ना, अगर दिशा गलत पकड़ ली तो रिजल्ट गलत आएगा। सो जो आपने वर्ड यूज किया परफेक्शनिज्म, यस इट कैन लीड टू डिप्रेशन, बट परफेक्शनिस्ट वो लोग होंगे जिनमें जनरली टेंडेंसी क्या रहेगी, दे विल स्पेंड मोर टाइम। तो OCD इज द आंसर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वहम की बीमारी है, 10 से 1% लोगों को होती है, 100 या 200 में से किसी एक को होगी जी। ये लोग वो हैं जो बहुत ही सिस्टमेटिक होंगे, हर चीज का लिस्ट बना के मेथोडोलॉजिकली करेंगे, और सबसे बड़ा फिर वहम में परिवर्तित हो जाता हो। 2 वहम का जिक्र करूंगा। मोस्ट कॉमन है सफाई गंदगी का वहम, बहुत कॉमन है ये बीमारी, और स्पेशली गर्ल्स में सफाई के इश्यूज को, तो फिर उनको लगेगा कि वो हाथ गंदे हो गए, बार बार हाथ धोना, नहाना वगैरह वगैरह, वॉशिंग बेदिंग इश्यूज, कंटो निकाल देना। या दूसरा सबसे कॉमन वहम है चेकिंग मतलब लॉक्स एंड कीज चेक करना, अलमीरा कुंडे ताला चेक करना कि कुछ खुला तो नहीं रह गया, या लाइट के स्विचेस खुले तो, या पैसा नोट गिने गलत तो नहीं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज OCD, right? Welcome. Thank you so much for sharing such and deep and practical insight. आपने हमें समझाया कि मेंटल हेल्थ सिर्फ कोई लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है, और बात करना सबसे पहला स्टेप है हीलिंग का। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर विजडम एंड योर वार्मथ. कन्वर्सेशन लाइक दीज मेक्स रियली a great difference. टू ऑल आवर लिसनर, याद रखिए अपनी फीलिंग्स शेयर करना आपकी वीकनेस नहीं, आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, माइंड है, और यही एक चीज है जो हमें बाकी चीजों से अलग करती है, एंड जो लिविंग बीइंग है उनसे अलग करती है। ह्यूमंस है, माइंड है, इमोशंस है, और उनमें ऊपर नीचे जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। इट्स बेटर टू दैट शेयर टू विद समवन यू लाइक, और हर दिमाग को उतनी ही केयर चाहिए जितनी कि एक बॉडी को चाहिए। सो टेक ए पॉज, ब्रीथ एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नए जज्बात और एक नई स्टोरी के साथ।